हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस इन मेमोरी। बायोकेमिकल प्रोसेस इन मेमोरी, जैव रासायनिक जो प्रक्रम है हमारी स्मृति का, उसमें हम जो हमारे जैव रासायनिक प्रोटीन हैं और जो आरएनए है, डीएनए है, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी स्मृति पर, आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। जो कोशिकाओं की संरचना का जैव रासायनिक निर्धारण जो होता है वो हमेशा प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा ही होता है। कोशिकाओं की संरचना का जैव रासायनिक निर्धारण प्रोटीन संश्लेषण द्वारा होता है। प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड द्वारा नियंत्रित होती है। इसका नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे, आरएनए और डीएनए। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो आरएनए द्वारा नियंत्रित होती है। स्नायु कोशिकाओं में जो होने वाली ये चयापचय की क्रियाएं हैं। स्नायु कोशिकाओं की मैं आज बात कर रही हूँ, फिर वही बात आएगी न्यूरॉन की बात। तो न्यूरॉन में जो आपकी चयापचय की क्रियाएं होती हैं वो आरएनए और डीएनए की भूमिकाओं को ही देखते हुए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति भंडारण में उससे संबंधित जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन किया। और इस अध्ययन में आपकी दीर्घकालिक अवधारणा से संबंधित जो जैव रासायनिक प्रक्रम है उनको समझने में सहायता मिली। अभी हाल ही में जो स्टडी हुए हैं डीएनए और आरएनए पर, तो उसमें कुछ जो और प्रोटीन के अणु होते हैं, जो प्रोटीन से जो बने अणु है वो स्मृति अणुओं के रूप में समझने का प्रयास किया गया उनको। यानी जो हमारी स्टडी हुई उन स्टडी में ये देखा गया कि जो आपकी आरएनए और डीएनए, ये जो आपकी प्रोटीन के अणु हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो अन्य अणु होते हैं उनको मेमोरी मॉलिक्यूल्स के रूप में समझने का प्रयास किया गया, जिसमें किसी भी अणु को दीर्घकाल की अवधारणा के रूप में स्वीकार करने के पहले उसे निश्चित तरह की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक था। तो यहाँ जो उसकी निश्चित कसौटियाँ थी, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो पहली कसौटी की अगर हम बात करें तो उसमें देखा गया कि किसी सूचना की अगर प्रोसेसिंग की जा रही है, किसी सूचना की अगर प्रोसेसिंग की जा रही है या उसका स्टोर किया जा रहा है, तो उसकी प्रोसेसिंग और उसके स्टोर के लिए, सूचनाओं की प्रोसेसिंग और उसको स्टोर करने के लिए ये आवश्यक है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाने वाले जितने भी आपके मेमोरी मॉलिक्यूल्स हैं उनको परिवर्तित किया जा सके। यहाँ क्लियर ही हो गया होगा आप लोगों को कि यहाँ जो भी सूचनाएं व्यक्ति मस्तिष्क में रखता है, आपको पता ही है कि जब भी हम मेमोरी में अगर सूचनाओं को स्टोर कर रहे होते हैं तो पहला प्रोसेस हमारी इनकोडिंग की होती है। हमने इनकोड किया, इनकोड करने के बाद जो आपके नर्वस सिस्टम में स्नायु या न्यूरॉन के माध्यम से जो सूचनाएं जा रही हैं, न्यूरॉन के माध्यम से जो सूचनाएं जा रही हैं वो आपके नर्वस सिस्टम में जाती हैं, क्योंकि स्नायुओं में जो नर्व सिंपल्स होते हैं उन्हीं के माध्यम से ये जाती हैं। तो जो ये अणुओं के माध्यम से जा रही हैं, जिसे कहा गया है आपका स्मृति अणु, मेमोरी मॉलिक्यूल्स, उसको वो परिवर्तित करती हुई जाती हैं। और ये दीर्घकालीन स्मृति के कारण जो अनुभव हो रहे हैं, तो ये अनुभव की जाने वाली सूचनाएं या जो अधिगम है वह अनिश्चित काल के लिए बना रहता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो आपकी सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है और सूचनाओं का ये जो स्टोरेज होता है, तो सूचनाओं की प्रोसेसिंग और उसके स्टोरेज के लिए ज़रूरी है
कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जैसे आपके नर्व सिंपल्स जा रहे हैं वैसे ही आपकी मेमोरी मॉलिक्यूल्स भी परिवर्तित होकर के जा सकें। तो यहाँ न्यूरॉन के माध्यम से ही आपके नर्व सिंपल्स जाते हैं, न्यूरॉन्स के माध्यम से ही आपके जो सूचनाएं हैं वो भी प्रोसेसिंग हो, उनकी भी प्रोसेसिंग होगी, और ये जो आपके मेमोरी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी परिवर्तित होकर के न्यूरॉन के माध्यम से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो दीर्घकालिक स्मृति का कारण है अनुभव की जाने वाली सूचनाएं और अधिगम जो है वो अनिश्चित काल के लिए बना रहता है। इसीलिए जो परिवर्तित आपके मेमोरी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें या तो स्थिरता होनी चाहिए या उसे पुनः उसी अनुभव को उत्पन्न करने के लायक बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसे परिवर्तित अणु या स्थिरता अगर नहीं होगी, अणु आपकी परिवर्तित नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगी, दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगी, तो वहाँ पे वो न्यूरॉन में नर्व सिंपल्स की तरह वो जा नहीं पाएंगे। तो उनमें परिवर्तन होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। वो जिस प्रोटीन अणु में टूटे के बने हुए हैं उन्हीं अणुओं से वो बने हुए हों, ताकि उन्हें पुनः दोबारा उनको अनुभव किया जा सके। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपकी सिनेप्टिक लेट पे एक नर्व सिंपल्स आपके दूसरे न्यूरॉन पे जो सूचनाएं उनकी प्रोसेसिंग करता है, तो सिनेप्टिक क्लेट पे कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर वहाँ पे जैव रासायनिक परिवर्तन नहीं होते, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सूचनाएं यहाँ से प्रोसेस हुई, डेंड्राइट्स तक पहुँची, डेंड्राइट से आपके सेल बॉडी पर एक्सॉन पे जाएंगी। तो जहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पर जो जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, बायोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसमें क्या है कि जब सूचनाएं प्रोसेसिंग में होती हैं तब तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं। फिर जब हमारी सूचनाएं लगातार तो जाएंगी नहीं, बीच में वो रुकेंगी, तो जिस समय सूचना रुकती है या बंद हो जाती है, नर्व सिंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे चले गए, तो वो जिन अणुओं से मिलकर के बनी होती है, मैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो आपके ये पदार्थ होते हैं मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो प्रोटीन से बने अणु होते हैं फिर उसी अणुओं में वो टूट जाते हैं, जिन अणुओं से मिलकर के बने हुए हैं उसी अणुओं में वो टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, ये दिमाग में आपके सवाल ज़रूर आएगा। तो हम आपको बता दें कि जब आपके एक न्यूरॉन से आवेगों का संचरण होता है, सूचनाओं की प्रोसेसिंग हो रही है, तो दूसरे न्यूरॉन पे सूचनाओं की प्रोसेसिंग होगी ही। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के माध्यम से ही ये नर्व सिंपल्स दूसरे न्यूरॉन पे जाते हैं। ये भी आपको क्लियर है? तो यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जुड़ जाते हैं, जिससे सूचनाओं की प्रोसेसिंग सिनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरोट्रांसमीटर से होते हुए दूसरे एक्सॉन पे चले जाते हैं। तो यहाँ तो ये क्रिया सिर्फ आवेगों के संवहन के लिए हुई। फिर पुनः ये जो आपके प्रोटीन अणु होते हैं उन्हीं अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। अगर ये विभक्त नहीं होंगे, अगर ये नहीं टूटेंगे, तो लगातार व्यक्ति को स्टिमुलस की या किसी उद्दीपक को अगर उसने देखा तो उसकी अनुभूति लगातार होती रहेगी। अगर आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जैसे प्रोटीन अणु जुड़े, आवेगों का संचरण हो गया, इसके बाद वो प्रोटीन अणु जिस अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हीं अणुओं में वो टूट जाते हैं। तो टूट जाने से क्या होता है कि आवेगों का संचरण जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, आवेगों का संचरण रुक जाता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे दूसरी सूचना नहीं पहुंचती। ये जो होता है इससे आवेगों का संचरण रुकता है और आगे वाले न्यूरॉन पे फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर ये ब्रेक न हो तो व्यक्ति को लगातार एक ही अनुभूति होती रहेगी। तो लगातार एक ही अनुभूति न हो, लगातार आवेगों का संचरण न बना रहे, इसके लिए ही ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे बने हुए होते हैं, जिन अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, वो उसी में टूट जाते हैं। जिन प्रोटीन से मिलकर के बने हैं उन्हीं प्रोटीन के अणुओं में, उन्हीं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में
टूट जाते हैं। टूटने के कारण जो हमारा ये आवेग है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे कि हमको लगातार इसकी अनुभूति नहीं होती है। ठीक है, इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। तो इसके साथ ही जो आपके स्मृति के अणु होते हैं, जो आपकी मेमोरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो आकार है पर्याप्त होना चाहिए। साथ ही इनकी इतनी जटिलता होनी चाहिए कि जटिल सूचनाओं का कूट संकेत और भंडारण किया जा सके। तो यहाँ आपकी जो मेमोरी है, उस मेमोरी में जो मेमोरी मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि अभी मैंने कहा कि ये मेमोरी मॉलिक्यूल्स आपके प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा ही जा रहे हैं। हम लोग प्रोटीन संश्लेषण को ही पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा ही ये जा रहे हैं। तो इसी आरएनए और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है आपका, राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है आपका, ये प्रोटीन संश्लेषण में आपके सपोर्ट करते हैं, उनमें प्रक्रिया को और ज़्यादा नियंत्रित करते हैं, जिसे ही कहा गया है आपका मेमोरी मॉलिक्यूल्स। तो ये मेमोरी मॉलिक्यूल्स का आकार ऐसा होना चाहिए जिसमें कि ऐसा होना चाहिए जो आपकी नर्व सिंपल्स के अकॉर्डिंग वो जा सके। साथ ही इसमें जटिलता होनी चाहिए, ताकि जटिल कुछ जो सूचनाएं हैं, ऐसी सूचनाएं जो काफ़ी टिपिकल हैं, उनको भी इनकोड कर किया जा सके। तो ऐसी सूचनाएं जिनकी प्रोसेसिंग करनी है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों एसिड आपके जो चयापचय की क्रियाएं हैं, स्नायु कोशिकाओं में जो चयापचय क्रियाएं हैं, उनका वो नियमन कर रहे हैं। तो इनके नियमन से आपकी जो मेमोरी मॉलिक्यूल्स हैं, इनका भी नियमन होता है। तो इनके नियमन में आवश्यक है कि जो आपकी मेमोरी मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है ऐसे हों कि सूचनाओं को वो ले सके, उनकी कूट संकेतिंग कर सके, इनकोडिंग कर सके उनकी। और इनकोडिंग के साथ ही जो भी सूचनाएं हैं, उनकी इनकोडिंग के साथ ही उनको स्टोरेज में रख सके। क्योंकि जब तक इनकोडिंग नहीं होगी तब तक स्टोर नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा तो रिट्रैवल पॉसिबल नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि उनकी इनकोडिंग की जा सके। इनकोडिंग हो जाएगी तब तो आपका स्टोर कर लिया जाएगा, और जब हम स्टोर कर लेते हैं किसी भी सूचना को, तो उसकी प्रोसेसिंग आसानी से हो पाती है। क्लियर है? और यह एक बार अगर निश्चित हो जाने के बाद कि स्मृति अणु आपकी किसी स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है उस पर खरा उतर रहा है, तो उसके आगे जो भी परिवर्तन विशिष्ट रूप से अधिगम और स्मृति से संबंधित है, उसमें अगर ऐसे कोई परिवर्तन होते हैं तो प्रोटीन अणुओं के स्मृति अणुओं के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ प्रोटीन अणुओं को जब भी हम इन अणुओं में या स्मृति के अणुओं में अगर हम स्वीकार करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है जानना कि जो भी हमारे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रियाएं हैं राइबोज और आरएनए और डीएनए के द्वारा, वो हमारे मेमोरी मॉलिक्यूल्स के नियंत्रण में सहायता देती हैं। मेमोरी मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रोटीन संश्लेषण के साथ ही सूचनाओं की प्रोसेसिंग के लिए वो आपकी इनकोडिंग कर सकें, स्टोर कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि इनमें जटिलता हो, इनकी प्रोसेसिंग में जटिलता हो, यानी यहाँ पर जो भी आपके प्रोटीन के अणु हैं उनकी में जटिलता हो, ताकि वो स्मृति को इनकोड कर सके, उसका रिट्रैवल किया जा सके। क्लियर है? अब हम बात करेंगे डीएनए की, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्राणी की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो किसी प्रजाति की वंशानुगत विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि डीएनए जो है वो प्रजातिगत जो विशेषताएं होती हैं, जो हेरिडिटिकल आपकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र तो करता ही है। साथ ही यह डीएनए जो है वो स्मृति के रासायनिक भंडारण में जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है हमारी मेमोरी में, उसके लिए भी उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब है कि ये जो डीएनए है मेमोरी के जो इनकोड किए गए हैं वैसी विषय वस्तु जिनकी इनकोडिंग की जा चुकी है, तो इनकोड किए गए जो आपकी विषय वस्तु हैं, इनका स्टोरेज करने में, इनको स्टोर करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो कहा गया है कि आरएनए जो आपकी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो परिवर्तन होता है वो हमारी मेमोरी का आधार हो सकता है। बट हार्डी 1959 ने कहा है क्योंकि आरएनए का नियमन डीएनए द्वारा होता है और डीएनए की संरचना में परिमार्जन अनुभव द्वारा नहीं होता है, इसलिए स्मृति की अवधारणा में आरएनए को भूमिका को नहीं माना जा सकता। अकॉर्डिंग टू हाइडेन, ऐसा हाइडेन मानते हैं। हाइडेन का कहना है कि आरएनए का नियमन डीएनए द्वारा होगा और डीएनए की जो संरचना है उसमें परिमार्जन अनुभव द्वारा नहीं होता, इसलिए स्मृति में आरएनए की कोई भूमिका नहीं होती, ये माना ही नहीं जा सकता। तो यहाँ अगर हम आरएनए जो हमारी स्मृति है उसमें आरएनए कहाँ तक सक्सेसफुल रहा है, अगर हम इसके बारे में अगर देखना शुरू करें तो ये देखा जा सकता है कि आरएनए की भूमिका कहीं न कहीं कुछ तो है, एकदम इसे नकारा नहीं जा सकता। यदि आरएनए का नया स्वरूप और उसकी अधिगम मात्रा और स्मृति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये जानना हो तो ऐसे जो उपचार हैं जिसमें कि आरएनए की मात्रा में न्यूनता उत्पन्न करते हैं, तो आपकी जो क्राइटेरिया है, जो एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें व्यतिकरण उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आरएनए का अगर नया स्वरूप है, उसकी मात्रा अधिक है, तो अधिगम और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण तो है। तो ऐसे ट्रीटमेंट जो आरएनए की मात्रा में कमी कर देते हैं तो इससे व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, और ऐसे उपचार जिनमें आरएनए की मात्रा में वृद्धि करते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जिससे कि आरएनए की मात्रा में वृद्धि हो जा रही है, तो स्मृति पर जो उनके प्रभाव के बारे में पूर्व कथन करना है वो अधिक कठिन हो जाता है। ये दोनों आधार, अगर आरएनए की मात्रा में अगर कमी है तो उससे व्यतिकरण उत्पन्न हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है, वृद्धि करते हैं तो उसके प्रभाव के बारे में जो पूर्व कथन है वो कठिन हो जाता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर आपकी आरएनए की मात्रा में कमी हो रही है तो स्मृति पर इसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसकी विपरीत अवस्था में अगर आरएनए की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, आरएनए की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है तो ये हमारे स्मृति पर अनुकूल प्रभाव डाल सकता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसा निर्मित किया जाए कि यदि आरएनए का स्मृति पर कोई प्रभाव पड़ता है तो आरएनए की मात्रा वृद्धि करने से स्मृति में सुधार होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आरएनए की मात्रा में कमी की जा रही है तो हमारी जो मेमोरी है वो स्टोर कम कर पा रही है, स्टोरेज पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आरएनए की मात्रा में अगर हम वृद्धि करेंगे तो इनकोडिंग भी होगी, स्टोरेज भी होगी, और स्टोरेज होगा तो रिट्रीवल भी होगा। आरएनए की अगर हम संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं, आरएनए के संश्लेषण में अगर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो प्रतिजीवाणुओं का एक प्रायोगिक उपयोग किया जाए तो यहाँ देखेंगे कि जो आपकी 8 एजागुइनाइन आरएनए संश्लेषण के अतिरिक्त अन्य जो जैव रासायनिक प्रणालियों को भी प्रभावित ही करता है। जो आपका एक मेडिसिन है जिसे कहेंगे हम औषधि, जिसे आप लोग कहेंगे, तो 8 एजुगानाइन जो है वो आरएनए संश्लेषण के अलावा और भी जो जैव रासायनिक प्रणालियाँ हैं उनको भी वो प्रभावित करता है। इसमें जो स्टडी की गई है उसमें ये देखा गया कि अगर हम 8 एजुगानाइन के अतिरिक्त अगर हम कोई दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं, किसी दूसरी, जैसे इसमें एक्टिनोमाइसिन डी अगर हम यूज़ करते हैं, तो एक्टिनोमाइसिन डी अगर हम यूज़ करें तो आरएनए के संश्लेषण में आपकी बाधा उत्पन्न होती है, आरएनए के संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे भी जो स्टडी की गई हैं जिसमें ये मिला है कि अगर हम किसी प्राणी के प्रमस्तिष्क में आरएनए संश्लेषण को हम 95% तक अगर ब्रेक कर दें, स्टडी में ऐसा किया गया कि अगर हम प्राणी में प्रमस्तिष्कीय जो आरएनए संश्लेषण है उसको हम 95% तक अगर उसे रोक दें, ब्रेकअप कर दें, तो ब्रेकअप करने वाले, अवरुद्ध करने वाले जो एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन देने पर को भी कोई नई अनुक्रियाएं वो अर्जित करने
और 4 घंटे के अंतराल पर भी उनका अवधारणा अगर हम देखें, टेस्ट करें, तो उनमें जो परफॉर्मेंस है उसमें कठिनाई नहीं होती है। यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ कि स्टडी में देखा गया है कि जब भी हम प्रमस्तिष्क की आरएनए संश्लेषण को, आरएनए का जहाँ संश्लेषण हो रहा है, आरएनए संश्लेषण को 95% तक हम उसे ब्रेक कर दें, रोक दें, तो ब्रेक करने वाले जो एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन देने पर, ब्रेक करने के लिए एक्टिनोमाइसिन डी जब हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो देने पर कोई नई अनुक्रिया को अर्जित करने और 4 घंटे के अंतराल पर भी उनका जो धारणा पर हम टेस्ट करते हैं कितना उसने एक्वायर किया, तो उसके टेस्ट पे जो परफॉर्मेंस मिल रहा है हमको, उसमें प्राणी को कोई कठिनाई की अनुभूति नहीं हो रही है। तो इससे हमको ये मिल जाता है कि अनुक्रियाओं का अधिगम जो है वो आरएनए संश्लेषण पर निर्भर नहीं करता। अगर आरएनए संश्लेषण पे अगर अनुक्रियाओं का अधिगम निर्भर करता तो एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन देने पर जो उसका निष्पादन है वो खराब हो जाना चाहिए था, और जो उसने नई अनुक्रिया अर्जित की उसमें भी बाधा उत्पन्न होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ ये प्रूफ है कि एक्टिनोमाइसिन डी अगर हम यूज़ कर रहे हैं और आरएनए संश्लेषण को 95% तक हम उसे ब्रेक कर रहे हैं, उसका संश्लेषण नहीं, 95 बहुत हो गया, तो यहाँ 95% अगर हम उसे ब्रेक कर रहे हैं और संश्लेषण की प्रक्रिया को रोक दे रहे हैं, तब भी अर्जित के जो की गई उसकी रिस्पॉन्स है, अर्जित की गई जो अनुक्रियाएँ हैं, वो 4 घंटे के अंतराल के बाद भी, 4 घंटे का डिस्टेंस दिया जा रहा है, उसके बाद भी पर्सन जो है वो उसका परफॉर्मेंस प्रभावित नहीं हो रहा है। जबकि 95% तक अगर हम किसी भी प्रोटीन संश्लेषण को रोक दें तो उसका कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग पे इफेक्ट पड़ना चाहिए था, यहाँ नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि अधिगम पे जो अनुक्रियाएं हैं, अनुक्रियाओं के अधिगम पे हमारा जो आरएनए है उसका संश्लेषण निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ अध्ययन से ये एविडेंस मिले हैं, कुछ और भी स्टडीज़ हुई जिसमें कि ऐसा एविडेंस मिला कि एक्टिनोमाइसिन जो डी है और जो हम धारण करते हैं उसकी धारणा में, धारणा का मतलब कि जो विषय वस्तु आपने एक्वायर किया और उसे धारित करके रखा है रिट्रावल के लिए, स्टोर करके रखा है, धारण कर लिया है, तो और जो आपकी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये माना गया है कि एक्टिनोमाइसिन डी है जो वो हमारी धारणा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने जो स्टडी की है उसके उनके स्टडी से एविडेंस मिला है, जिसमें कि आपकी अगर हम प्रशिक्षण के तुरंत बाद, मैंने किसी विषय वस्तु का पर्सन को प्रशिक्षण कराया या प्राणी को प्रशिक्षण कराया, तो प्रशिक्षण जब मैंने दिया उसके तुरंत बाद जब हम एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन दे देते हैं, मैंने प्रशिक्षण कराया और प्रशिक्षण कराने के तुरंत बाद जब हम एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो इंजेक्शन के बाद जो हमारी अवधारणा है, जो धारण की गई विषय वस्तु है, उसमें न्यूनता मिली, वो कम हो गई। कहने का अर्थ है कि जब भी हम एक्टिनोमाइसिन डी, ऐसा साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है, उनकी जो स्टडी है उससे ऐसे रिजल्ट मिले कि जब भी हम किसी प्राणी को कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण मैंने दिया और प्रशिक्षण के तुरंत बाद एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन लगा रहे हैं और ये इंजेक्शन आपके अंतःकपालीय इंजेक्शन लगेगा, तो जब भी हम उसे इंजेक्शन दे रहे हैं तो जो धारण की गई विषय वस्तु है वो हमारी कुछ कम हो जा रही है, उसमें कमी आ जा रही है, यानी जो प्राणी है उसका निष्पादन जो है, जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जा रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि जब भी हम एक्टिनोमाइसिन डी का अंतःकपालीय इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वैसी कंडीशन में जो धारणा है उसमें कमी आ जाती है। क्लियर है? और ऐसा और भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे अगर हम बात करें इग्रेनोगॉफ और आपके स्क्वायर बेरांडेंस 1997, अगर हम ऐसे साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उन्होंने भी स्टडी किया
और इन्होंने भी अपने स्टडी में ये देखा कि जब हम प्राणी में प्रशिक्षण के तुरंत बाद एक्टिनोमाइसिन डी का जो इंजेक्शन है वो दे देते हैं, तो परीक्षण पर उनके जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी आ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिनोमाइसिन डी परफॉर्मेंस में ब्रेकअप कर रहा है, तो ये हमारी स्मृति को भी प्रभावित कर रहा है, अधिगम को भी प्रभावित कर रहा है। तभी तो हमारे जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी आ रही है। अगर ये प्रभावित नहीं करता तो हमारे परफॉर्मेंस में कमी नहीं आती। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन लगाने पर हमारी जो स्मृति है एक्टिनोमाइसिन डी के इंजेक्शन से प्रभावित हो रही है। इसकी इनकोडिंग भी प्रभावित हो रही है, इसकी यानी स्मृति की मेमोरी जो है उसकी इनकोडिंग प्रभावित हो रही है, स्टोरेज भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम धारण कर नहीं पा रहे हैं, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो कारण है कि हम उसकी इनकोडिंग भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक्टिनोमाइसिन डी जब भी दिया जाएगा तो वो हमारे धारणा पर प्रभाव डालती है, हम रिटेंशन नहीं कर पाते हैं। तो धारणा पे प्रभाव डालने का सीधा कारण है कि वो हमारी स्मृति की इनकोडिंग को भी प्रभावित करती होगी और अधिगम को भी प्रभावित कर रही है। अधिगम और स्मृति जब ये दोनों को प्रभावित करेगी तो इस स्थिति में हमारे जो परफॉर्मेंस होंगे, आपका डिस्टर्ब होना लाजमी है। तो यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिकों ने ये पाया कि हमारी जो धारणाएं हैं उनमें आपकी जो ये मेडिसिन है एक्टिनोमाइसिन डी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें कि किसी प्राणी की हिप्पोकैम्पस में अगर एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन दे दिया जा रहा है, हिप्पोकैम्पस जो आपके ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट है, मेमोरी से रिलेटेड है, जिसके ज़रा सा भी डैमेज होने पर हिप्पोकैम्पस कहीं से भी अगर डैमेज हो रहा है तो वहाँ पे आपकी एमनेशिया भी हो सकती है, यहाँ रेट्रोग्रेडिव एमनेशिया भी हो सकती है, यानी स्मृति से संबंधित जो भी आपकी सूचनाएं होती हैं वो हिप्पोकैम्पस रिलेटेड होती हैं। हिप्पोकैम्पस में अगर जो एक्टिनोमाइसिन डी है उसका इंजेक्शन लगाया जाए तब भी हम धारण नहीं कर पाते हैं किसी विषय वस्तु को। तो उस समय भी धारण न कर पाना इसका मतलब कि हिप्पोकैम्पस हो, अंतःकपाली हो, ऐसे किसी भी एरिया में जब हम एक्टिनोमाइसिन डी की इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इससे आरएनए का जो संश्लेषण है वो अवरुद्ध हो रहा है। आरएनए का ये जो संश्लेषण अवरुद्ध हो रहा है, इसके प्रभाव के कारण हम किसी विषय वस्तु को धारित नहीं कर पा रहे हैं, और धारित नहीं कर पा रहे हैं इसी कारण हमारा निष्पादन खराब हो रहा है। यहाँ हम डेनियल की बात करें तो उन्होंने अपने अध्ययन में ये देखा कि हम किसी प्राणी को प्रशिक्षण देने के 4 घंटे पहले ही अगर हम एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन उसके प्राणी के हिप्पोकैम्पस में लगा दें तो प्रशिक्षण देने के बाद 3 घंटे बाद भी जो आपकी अवधारणा है वो प्रभावित नहीं होती, यानी अवधारणा में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन 47 घंटे बाद 47 आवर्स आफ्टर 47 आवर्स 47 घंटे बाद जो एक्टिनोमाइसिन डी है उसका प्रभाव पड़ता है, और प्रशिक्षण देने के बाद भी निष्पादन जो है वो प्रभावित हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जब भी हम प्रशिक्षण देते हैं तो यहाँ प्रशिक्षण देने के 4 घंटे पहले एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन हिप्पोकैम्पस में लगाया गया, और हिप्पोकैम्पस में ये इंजेक्शन देने के बाद फिर प्रशिक्षण दिया गया, और प्रशिक्षण देने के 3 घंटे के बाद उसकी धारण का टेस्टिंग की गई, ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसमें ये देखा गया कि किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं समझ में आ रही है, कोई इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन आफ्टर 47 आवर्स कंडीशन ऐसी आई कि एक्टिनोमाइसिन डी जो है उसका प्रभाव दिखने लगा, और जो प्राणी है उसका परफॉर्मेंस जो है उसमें बाधा उत्पन्न होने लगी। जो प्राणी है वो ढंग से नहीं कर पा रहा है। इससे ये प्रमाण हम लोगों को मिल जाता है कि एक्टिनोमाइसिन डी जो है वो आरएनए संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे प्राणी का जो निष्पादन है प्रशिक्षण के बाद भी खराब हो जाता है या उसमें बाधा उत्पन्न होती है।
इसके साथ ही अगर हम आरएनए में वृद्धि की बात करें तो कुछ अध्ययनों में आरएनए की मात्रा या सक्रियता में वृद्धि करके अधिगम और स्मृति की जो मात्रा है उसमें वृद्धि करने का प्रयास किया गया, और इसके परिणाम जो है वो भी आपके आशाजनक ही मिले। यानी कहने का मतलब है कि जब आरएनए की सक्रियता में वृद्धि की गई, आरएनए को बाहर से दिया गया, तो ऐसे उपयोग से जो आपकी स्मृति थी उसकी अवधारणा में वृद्धि पाई गई। लेकिन यहाँ कुछ हद तक आरएनए जो है वृद्धि की अवधारणा को प्रभावित तो करती ही है, इस पर शोध भी हुए, लेकिन जो पशुओं का निष्पादन है, ये जब पशुओं में देखा गया तो यहाँ पशुओं में जो निष्पादन है वो प्राप्त नहीं हो पाया। नहीं, कहने का मतलब है कि निष्पादन में सुधार लाने में जो हुई वो असफलता मिली। यहाँ अगर हम बाहर से आरएनए दे रहे हैं तो बाहर से आरएनए देने के बाद उसकी स्मृति की धारणा में तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, धारणा में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, यानी धारणा में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं समझ में आया, उसमें जितना हम चाह रहे थे जितना आसानी सफलता मिली। लेकिन हम जब इसे पशुओं के निष्पादन में सुधार करने की कोशिश करने लगे आरएनए से, तो उसमें असफलता हुई। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की जो अवधारणा है उसमें आरएनए की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्मृति में जो प्रोटीन की भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। आरएनए द्वारा जो आपका प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है उसके निर्धारण पर भी ये देखा गया है कि आरएनए जो है वो स्नायविक संरचना और कार्य को जो है वो प्रभावित करता है। स्मृति में जो भंडारण स्मृति भंडारण में जो आपकी प्रोटीन की भूमिका है ये भी आपके कई प्रयोगों द्वारा देखा गया है, जिनका उपयोग आरएनए की भूमिका के अध्ययन के लिए किया गया। और धारणा के अध्ययन में भी अगर हम इसकी बात करें तो ऐसी कई प्रकार की जो मेडिसिन है जो मस्तिष्क की प्रोटीन के संश्लेषण की दर को प्रभावित भी करती हैं, ऐसे अगर हम स्टडी की जानकारी ले तो उसमें देखते हैं कि जो हमारी धारणा है वो किस प्रकार से प्रोटीनों की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करती है। साथ ही इस तथ्य का साक्ष्य भी मिल जाता है कि दीर्घकालिक अवधारणा की जो यांत्रिकता है उसमें भी आपकी प्रोटीन जो है वो मिली हुई होती है। यानी अगर हम एसटीएम की बात करें, एलटीएम की बात करें तो उसमें भी प्रोटीन जो संश्लेषण है आपका वो होना आवश्यक है, और बिना प्रोटीन के हम स्मृति भंडारण को अलग नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कि स्मृति भंडारण में आपकी जो प्रोटीन है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, ये स्टडी पर भी देखा गया। क्लियर है? अगर हम प्रोटीन पे अधिगम के प्रभाव को देखना चाहें, क्योंकि जब भी हम कुछ लर्न करेंगे तो उसको अपनी मेमोरी में रखेंगे ही, और मेमोरी में रखेंगे तभी हम उसे फिर से रिकॉल कर पाएंगे। तो यहाँ प्रोटीन पर अधिगम का भी प्रभाव पड़ा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क में जो कई प्रकार की हमारी मस्तिष्क में प्रोटीन पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ही प्रोटीन ऐसी होती हैं जो अधिगम में के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसीलिए ऐसे प्रोटीन की जो सांद्रता पर अधिगम के प्रभाव का अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। किसी व्यवहार के अधिगम अगर हम किसी प्राणी को करा दें तो किसी व्यवहार के अधिगम के बाद ये मनोवैज्ञानिकों ने देखा अपने स्टडी में कि उनके अगर मस्तिष्क में लाइसिन की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाती है, लाइसिन प्रोटीन की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाती है तो ये परिणाम ये बता देते हैं कि साधारण प्रकार का जो आपका अधिगम है, जो आपके साधारण अधिगम है, उस अधिगम के समय कुछ प्रकार की जो प्रोटीन होती है उनके संश्लेषण में वृद्धि हो जाती है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब हम किसी व्यवहार को सीख लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, तो उसके बाद मस्तिष्क में, प्राणी के मस्तिष्क में लाइसिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब लाइसिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो इससे ये पता चलता है कि साधारण प्रकार का जो हम अधिगम करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जटिल अधिगम नहीं है, साधारण अधिगम अगर हम करा रहे हैं तो साधारण अधिगम के समय कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके संश्लेषण में वृद्धि हो जाती है, कुछ प्रोटीन्स के संश्लेषण में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि हमारा अधिगम प्रभावित होता है। प्रोटीन संश्लेषण जो है, अगर इसकी दर को किसी मेडिसिन से हम ब्रेक कर दें
प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है और प्रोटीन संश्लेषण को हम किसी मेडिसिन के द्वारा रोक दें, किसी औषधि के द्वारा अगर हम उसे अवरुद्ध कर दें, तो इसके बाद अगर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, यानी पहले अधिगम कराया, फिर प्रोटीन संश्लेषण की जो दर है उसको मैंने किसी स्पेसिफिक मेडिसिन से रोक दिया। तो जब हम रोक देते हैं तो इसके बाद जब हम इसके मेमोरी का स्टडी करते हैं, पश्चात स्मृति परीक्षण अगर किए जाए, तो इससे वह पता चलता है कि स्मृति का जो भंडारण है वो प्रोटीन के अणुओं के रूप में होगा। अगर स्मृति का भंडारण प्रोटीन के अणुओं के रूप में होता तो जो प्रोटीन संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण मैंने स्पेसिफिक मेडिसिन से अवरोध उत्पन्न कर दिया है, रोक दिया है। तो अगर प्रोटीन अणुओं के रूप में स्मृति का भंडारण होता तो प्रोटीन संश्लेषण में हम अवरोध उत्पन्न किए, तो प्रोटीन संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न होने से स्मृति में भी न्यूनता आनी चाहिए। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषण अगर हो रहा है तो हम उसे किसी स्पेसिफिक मेडिसिन को दे करके उसके संश्लेषण को बाधित कर दें, रोक दें, और उसके बाद हम मेमोरी की स्टडी करें, स्मृति पर परीक्षण करें, टेस्ट करें उस पर, तो ये देख सकते हैं कि स्मृति का जो भंडार है वो प्रोटीन अणुओं के रूप में होता है, क्योंकि यहाँ मेमोरी मॉलिक्यूल्स की बात की गई थी। तो स्मृति अगर स्टोर की जा रही है प्रोटीन अणुओं के रूप में, तो प्रोटीन संश्लेषण में जब हम अवरोध उत्पन्न करेंगे तो मेमोरी में भी हमारी जो है कमी आएगी, स्मृति में भी न्यूनता आएगी। ये देखने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, जैसे वेरांडेस 1975 की अगर हम बात करें, तो वेरांडेस 1975 ने विशेष प्रकार की जो मेडिसिन थी प्यूरोमाइसिन, साइक्लोहेक्सामाइड, तो प्यूरोमाइसिन और साइक्लोहेक्सामाइड जो मेडिसिन थी वेरांडेस ने उसका यूज़ किया, और इसका यूज करके उन्होंने प्रमस्तिष्कीय प्रोटीन संश्लेषण को 95% ब्रेक कर दिया, बाधित कर दिया। उन्होंने 2 ही मेडिसिन यूज की थी, आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्यूरोमाइसिन और साइक्लोहेक्सामाइड, इन 2 का उन्होंने यूज़ किया वेरांडेस ने, और इसका यूज करके उन्होंने प्रमस्तिष्कीय जो प्रोटीन संश्लेषण है उसको 95% रोक दिया, अवरोधित कर दिया, जिसमें उन्होंने पाया कि जब हम इसके बाद अधिगम कराते हैं तो अधिगम के बाद स्मृति में न्यूनता आ जाती है, यानी स्मृति में कमी आ गई। कहने का अर्थ है कि अगर ऐसी कंडीशन स्मृति में हो रही है, अगर हम ऐसे मेडिसिन यूज करें, जैसे प्यूरोमाइसिन यूज करें, साइक्लोहेक्सामाइड यूज कर रहे हैं, तो इसके यूज करने पर, इसके उपयोग से प्रोटीन संश्लेषण में अगर कमी आ रही है तो प्रोटीन संश्लेषण के बाद हमारे अधिगम में भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी अधिगम का जब हम निष्पादन कर रहे हैं, जो लर्निंग की गई है उसकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस भी डैमेज हो रही है, क्योंकि हम इससे संबंधित, अधिगम से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनकी प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। कारण है कि जो हमारी स्मृति है उसका स्टोर जो है वो प्रोटीन के अणुओं के रूप में हो रहा है, जो हमारी मेमोरी है उसका स्टोरेज प्रोटीन अणुओं के रूप में हो रहा है। तो जो ये स्टोरेज हमारा प्रोटीन अणुओं के रूप में हो रहा है वो ब्रेक करने के बाद, प्यूरोमाइसिन यूज़ करने के बाद या साइक्लोहेक्सामाइड यूज़ करने के बाद, वो जो हमारे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो अवरोधित हो जा रहे हैं, क्योंकि 95% तक उसे अवरोधित कर किया गया, प्रोटीन संश्लेषण हो ही नहीं रहा है। तो प्रोटीन संश्लेषण न होने के कारण, प्रोटीन संश्लेषण न होने के कारण हमारी स्मृति जो है वो भी प्रभावित हो रही है, यानी स्मृति में कमी आ रही है। ये जो कमी है, यानी ये जो कमी हो रही है स्मृति में या स्मृति के निष्पादन में या परफॉर्मेंस में, ये जो कमी आ रही है उसका कारण मात्र प्यूरोमाइसिन और साइक्लोहेक्सामाइड है, क्योंकि ये मेडिसिन आपकी अधिगम पे प्रोटीन के प्रभाव को कम कर दे रही है या प्रोटीन संश्लेषण को रोक दे रही है। प्रोटीन संश्लेषण का कम होना या रोक देना या अवरोधित होना, ये हमारे स्मृति और अधिगम दोनों को प्रभावित कर रही है। इससे, यानी प्रोटीन संश्लेषण न होने से 95% तक उसको अवरोधित कर देने पर हमारी स्मृति पर भी
प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यानी हम स्मृति में जो स्टोर कर रहे हैं, जो सूचनाएं हैं उनको हम स्टोर कर रहे हैं, हम उनका निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, यानी स्मृति में इसकी धारणा पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही जो हम अधिगम किए हुए हैं, अधिगम पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यानी अधिगम की हुई विषय वस्तु का हम निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं।